कुमार विक्रांत क्या चलते हैं, वो कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पे हैं इस वक्त दिल्ली में, वहां पर प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ के नारे लगे। कुमार विक्रांत। लोकसभा चुनाव में करारी हार, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी कांग्रेस पीछे, राहुल गांधी का नेतृत्व। लेकिन इसी बीच कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए इस मांग को लेकर कि कांग्रेस को बचाना है, को लाना है। आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ? देखिए, प्रियंका गांधी देश की धरोहर हैं। उन्होंने शुरू में कहा था कि बच्चे छोटे मैं नहीं आ रही हूँ, आज बच्चे भी बड़े हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं। अब प्रियंका गांधी को देश की और कांग्रेस को जरूरत है। प्रियंका गांधी की अपने भाई के हाथ मजबूत करने के लिए कम से कम प्रियंका गांधी आएंगी तो आज कांग्रेस की ये हालत नहीं होती और कांग्रेस पूरी तरह से सामने उभर के आती। नरेंद्र मोदी की लहर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, बीजेपी अच्छा करती जा रही है लगातार, तो प्रियंका गांधी क्या उसको रोक पाएंगी? देखिए, नरेंद्र मोदी की लहर की आप बात करते हैं, अगर लहर थी तो लोकसभा में शाहनवाज क्यों हारे? अगर लहर थी तो अमेठी रायबरेली में प्रियंका गांधी भी चुनाव में थी, उनकी भी लहर थी, वो भी 2 सीट पर गई थी, दोनों जिता के लाई। 2 ही सीट पर तो गई वो। हाँ, तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ, देश में जाती तो देश का नक्शा पलट देती। हरियाणा और महाराष्ट्र में होती तो ये रिजल्ट नहीं, कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट आते। बताइए कि किस लिए यहाँ पर आए आप? हम प्रियंका के लिए, दोनों बहन भाई साथों में जो देश को बचाएंगे। अकेले राहुल गांधी चाहिए हमें, राहुल गांधी चाहिए, राहुल चाहिए हमें, प्रियंका चाहिए, हमें प्रियंका गांधी चाहिए। गुमराह जैसे मोदी ने गुमराह करे हैं, ये गुमराह नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि भले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कह रहे हो कि राहुल गांधी का साथ चाहिए प्रियंका गांधी को आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं ये लोग कि नेता हो, कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी के, वो सब यही मानते हैं कि राहुल गांधी से काम नहीं चलने वाला है। मोदी से टकराने के लिए प्रियंका गांधी को राजनीति में आना होगा उनको। तो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा वही सुर उसी रूप में, लेकिन इस पे हम आप पे चर्चा करें। इस बीच में जनादेश बीजेपी शिवसेना के साथ है, ये बीजेपी के भीतर से खबर आ रही है और बीजेपी के एक बड़े नेता का ये बयान आया है कि दरअसल बीजेपी शिवसेना को साथ आने का जनादेश है। यानी अलग अलग हमने चुनाव लड़ा, लेकिन जो परिणाम निकलेंगे या जो जनादेश है वो दोनों एक साथ आएँ। और अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर इन दोनों को एक साथ हम मिला देते हैं तो ये 177 177 सीट दोनों के हिस्से में आती है। इसका मतलब बहुत साफ है, 145 सीट चाहिए बहुमत के लिए और 175, 76, 77 सीट दोनों बीजेपी शिवसेना मिलकर है। इस बयान देने का मतलब ये है बहुत साफ तौर पर कि बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में अब दूर दूर तक महाराष्ट्र में नज़र नहीं आ रही होगी। और जो अभी रुझान है, अब हालांकि एक आखिरी दौर लगभग 8वां या 9वां राउंड चल रहा है, जो जानकारी है उसके मुताबिक अगर भी ये स्थिति में है तो बीजेपी अपने बूते नहीं बना सकती। और ये बीजेपी प्लस का मतलब ये है कि इनके साथ 4 राजनीतिक दल और जुड़े हुए थे। उन 4 राजनीतिक दलों को कितनी सीट मिली होगी ये तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन अगर इसको पिछले विधानसभा चुनाव के हिस्से में ले जाएं तो 3 सीट थी उस वक्त उनके पास। 2 सीट राजू शेट्टी के पास थी, 1 सीट आरपीआई के पास थी। इसके अलावे अगर इस हिस्से में अगर लेकर आए, इस मौके पर लेकर आए, तो जितनी सीटों पर, खासतौर से पश्चिम महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वहाँ पर जितनी सीटों पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है, उसमें 16 सीट जो है उसमें से 8 सीटों पर राजू शेट्टी के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे। ये सारी स्थितियाँ कहीं ना कहीं बतलाती हैं कि बीजेपी दरअसल उस पेंच में फंसी है जहाँ बिना शिवसेना के चलेगा नहीं। और ये बीजेपी का विस्तार है या बीजेपी की हार है? हम संजय जी आपसे शुरू करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से प्रसून, अगर इसको देखें, अगर बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती तो उनको इतनी सीटें नहीं आती जितनी अकेले लड़ने के बदौलत आई हैं। तो इस रूप से इसको हार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो मंशा रही होगी बीजेपी के, आंकड़ों को दिखा रहे हैं, जरा कमेंट तुरंत चाहेंगे। बीजेपी की हार है या? देखिए, बीजेपी की हार नहीं है, इसने इक्वेशन बदल दिया गठबंधन के भीतर। यदि गठबंधन होता है कि बीजेपी नंबर 1, शिवसेना नंबर 2, यदि अलायंस होता तो बीजेपी नंबर 2, शिवसेना नंबर 1 बना रहता। आप इसी में खुश हैं? नहीं, इसमें अब तो अलायंस देखिए, बीजेपी शिवसेना का अलायंस, बीजेपी के एक नेता का बयान जो लगातार स्क्रीन पे चला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों का अलायंस एक नेचुरल है, स्वाभाविक है, होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एक ही विचार परिवार के अंग हैं। इसलिए मैंने उस समय भी कहा था कि अलायंस टूटना बहुत ही दुखदायी साबित हुआ है। आप एक बात बताइए, विश्व हिंदू परिषद बंगाल में करने जा रहा है हिंदुत्व हुंकार के नाम से जी, वहाँ पर शिवसेना अभी भी कहती है ठीक कर रहा है, बीजेपी के नेता चुप हो जाते हैं।
तो शिवसेना समझेगी नहीं कि विचारधारा एक है, लेकिन ये लोग तो धोखा दे देते हैं। देखिए विचारधारा नहीं, देखिए एक ग्राउंड रियलिटी था। शिवसेना को भी रियलाइज हो रहा है कि उनकी रीडिंग गलत साबित हुई। अगर सही साबित होती तो आज वो नंबर 1 पार्टी होती, बीजेपी नंबर 2 पार्टी रहती। क्या बीजेपी और शिवसेना साथ आएंगे? इस पर हम आपको मुंबई ब्यूरो चीफ साहिल जोशी के पास लिए चलते हैं, जो कि इस वक्त मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, क्या आपको लग रहा है कि अब जब बीजेपी केवल 117 सीटों पर आगे है, ये तय है कि बीजेपी को शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अगली सरकार बनानी होगी? कि क्या बीजेपी के लीडर्स इस बात के लिए तैयार हैं? 116 पे आ गई। और हम आपको ये बताएं कि इस वक्त दक्षिणी कराद, जो कि पृथ्वीराज चव्हाण की सीट है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री पिछड़ रहे हैं। छगन भुजबल, जो कि एनसीपी के शीर्ष नेता हैं, वो भी पिछड़ रहे हैं। एक के बाद एक कृपाशंकर सिंह पिछड़ रहे हैं, सचिन अहीर पिछड़ रहे हैं, परिणीति सुशील कुमार शिंदे, जो कि सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं, वो पिछड़ रहे हैं। साथ के साथ पृथ्वीराज चव्हाण खुद दक्षिणी कराद, वो ऐसी सीट जो कि पिछली बार कांग्रेस ने 10 बार जीती है पिछले इलेक्शंस में, वहां पर हार। ये एनसीपी की जीत है, चव्हाण का हारना है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट कर रखा है उडलकर को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो कि पहले कांग्रेस से लड़ते थे, 7 बार जीते। इसलिए एनसीपी की जीत है, चव्हाण का हारना। आइए एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए अब एक बहुत बड़ा संजय जी आप भी मदद कीजिए थोड़ी सी, क्या स्थिति बन रही है। बीजेपी का कैलकुलेशन था कि 144 पार होगा, वो 144 पार होता अब नजर आ नहीं रहा। बिल्कुल भी अगर 115 जो बीजेपी की सीटें हैं वो उसको डालते हैं, तो बताइए अभी भी सरकार बनाने से करीब 30 सीटें कम, क्या होगा आपके हिसाब से? नहीं, अब तो फासला जो है सरकार बनाने का जो मैजिक फिगर है, और उससे बीजेपी लगातार पीछे चलती जा रही है। और ऐसी स्थिति में तो दूसरी बड़ी पार्टी से उनको साथ लेना पड़ेगा। अन्य के भरोसे वो सरकार बना होगा भी नहीं, वो भी करके देख लेते हैं। अन्य से सरकार बना ही नहीं। अगर 20 सीटें आप जोड़ते भी हैं, तो अन्य की 20 सीटें जोड़कर भी आपकी 135 ही हुई, आप अभी भी 10 सीटें शॉर्ट हैं। ऐसी स्थिति में या उनके पास सबसे पहला विकल्प शिवसेना का होगा, जैसा अगर आप एमएनएस भी जोड़ लेते हैं तब भी आप 139 पे ही आए। जो भी तिकड़म फिट कर लीजिए, अगर बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार नहीं बनाते तो लगता नहीं कि महाराष्ट्र में सरकार बन रही। बिल्कुल राहुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बीजेपी को अगर सरकार बनाना है तो उनको शिवसेना का साथ लेना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई है महाराष्ट्र के चुनाव के, जो अभी नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं उसके। चलिए आइए एक बार हम शिवसेना को जोड़ते हैं इसमें। 117 बीजेपी, 57 शिवसेना, 174 आ गए, मतलब स्थिर सरकार। आप अपना काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि शिवसेना राजी होगी इसके लिए? अब राजी होगी नहीं, ये तो उनके लीडर को तय करना होगा, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता। कोई एक जो वायबल विकल्प है वो दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी और शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी फॉर्मूला, अगर शिवसेना ने ज्यादा परेशानी दी बीजेपी को और अगर वो राजी नहीं हुए, तो एनसीपी का भी साथ बीजेपी लेने के बारे में लास्ट कोर्स में सोच सकती है। बिल्कुल है राहुल, वो भी हुआ तो 162 हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास ये विकल्प भी खुला रहेगा कि अगर शिवसेना ये बार्गेनिंग की स्थिति में ज़्यादा कुछ प्रेशर डालती है तो उनके पास शिवसेना का विकल्प खुला है। और शिवसेना को भी मुझे लगता है एनसीपी का विकल्प खुला है, और एनसीपी का भी मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई परहेज होगा कि बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाए। हालांकि शरद पवार की पूरी राजनीति अब तक सेक्युलर राजनीति रही है। बिल्कुल लेकिन जरूरत पड़ने पर, चूंकि अगर बीजेपी अकेले सरकार बना लेती है और एनसीपी बाहर हो जाती है उस सरकार से, तो शुगर एरियाज में जहाँ पे चीनी की खेती होती है, वहाँ पर शरद पवार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपना वजूद बनाए रखना। राहुल, हमने देखा है पिछले कई दूसरे राज्यों की राजनीति में भी ऐसे लोग जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, 10-15 साल साथ आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी हमने बिहार में देखा नीतीश और लालू यादव का साथ आना। तो ऐसे में एनसीपी का बीजेपी के साथ जाना मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी। एक आखिरी ऑप्शन हम सरकार बनाने में ये ट्राई कर लेते हैं, अगर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी मिल जाए तो भी 149 सीटें हो सकती हैं। ये एक और फॉर्मूला है, होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक अलग फॉर्मूला है जिस पर काम किया जा सकता है। काम कर सकते हैं ये चाहे तो तीनों पार्टियां, लेकिन लालू, नीतीश, राहुल भी तो मिल गए। वो स्थिति जो आप सोचेंगे कभी हो ही नहीं सकती राजनीति में, मजबूरी में आके जब वजूद पर सवाल खड़ा हो गया तो सब मिल गए। लेकिन जिन 3 पार्टियों को हमने बिहार में मिलते हुए देखा, उनकी विचारधाराओं में बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क नहीं था। यहाँ शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा में आसमान जमीन का फर्क है। दोनों पार्टियों का साथ आना मुझे प्रोबेबल दिखाई नहीं पड़ता। चलिए, शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। शाहनवाज साहब, ये तो फंस गई आपकी महाराष्ट्र की सरकार, 117 सीटों पे इस वक्त आप आगे हैं। सवाल ये खड़ा होगा कि ये जो आपका तिकड़म था, जो फॉर्मूला था अलग लड़ने का, ये कामयाब रहा या फेल? 117 पे तो सवाल खड़े होंगे। देखिए, आज भी अगर सवाल खड़े कर रहे हैं और तिकड़म बता रहे हैं राहुल जी, तो मैं तो सोच रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, आप जानते हैं किस परिस्थिति में हम वहाँ चुनाव लड़े।
हमने गठबंधन हमारा टूटा, उसके बाद हम चुनाव मैदान में गए। कई सीटें तो ऐसी थी, आधी से ज़्यादा, जो 25 साल से हम लड़े नहीं थे। फिर भी बीजेपी ने सेंचुरी मारी है, 117 जीते हैं और फाइनल रिजल्ट आते तक मुझे लगता है और इम्प्रूवमेंट होगा टैली में। लेकिन सरकार वहाँ बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। आप जो स्टूडियो में बना रहे हैं 3 पार्टी को अगर मिला दें तो वो बन सकती है, वो नहीं बनने वाली। सरकार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, और अगर कोई कमी रहेगी तो विचार पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट के बाद तो हम ये अपेक्षा ज़रूर करेंगे कि जो हमारे विरोधी भी हैं, क्रिटिक भी हैं, जो बीजेपी शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद हमें कहीं आंकते नहीं थे, उनके लिए आई ओपनर तो ये चुनाव है ही। शर्मा जी, हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के हर हिस्से में बीजेपी है, लेकिन कोंकण एक ऐसा इलाका है जहां पर 10 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी आगे नहीं चल रही है। पूरी किसी भी जगह पर बीजेपी आगे नहीं चल रही है। देखिए पुनप्रसन जी, कोंकण का जो बेल्ट है वहां पर शिवसेना बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती, कोंकण के बेल्ट में। जैसे मुंबई के बाद उनका कोंकण में बहुत असर रहा है, और जो नारायण राणे कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी कोंकण के बेल्ट से हैं। गोवा के बगल में हम लोगों ने वहाँ पर मेहनत बहुत की है। ये सही है कि जैसी और जगह हमें सफलता मिल रही है वैसी कोंकण में अभी मिलती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा काम कोंकण के बेल्ट में नहीं रहा, क्योंकि देखिए बहुत सारी सीटें हैं जो 25 साल से 30 साल से, मतलब आप कह दें जब से शिवसेना से हमारा गठबंधन हुआ है, जब से तो हम लड़ते ही नहीं थे, और कोंकण में ज़्यादातर सीट वो लड़ते थे। इसलिए नई परिस्थिति में वहाँ पर कार्यकर्ता भी खड़े करना, संगठन भी वहाँ बहुत मजबूत नहीं था, तो और जगह संगठन भी था। अगर मराठवाड़ा चले जाएं, पश्चिम महाराष्ट्र जाएं या विदर्भ में जाएं या मुंबई में भी बीजेपी का अपना बेस रहा है। लेकिन कोंकण में ये सही है कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मुझे पूरा विश्वास है, मैं खुद भी कैंपेन में रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की टैली और इम्प्रूव होगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। क्योंकि देखिए हरियाणा की परिस्थिति अलग थी, महाराष्ट्र में ऐन वक्त पर जब हम लोग टिकट का निर्णय कर रहे थे, जब चर्चा कर रहे थे, तब भी हम ये सोच रहे थे कि क्या हम अपनी सीटों पर तय करें या बाकी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। तब हमने उन सीटों के लिए भी उम्मीदवार तलाशने शुरू किए जहां हमें कभी अपेक्षा नहीं थी। ऐन वक्त पर वो गठबंधन टूटा था, उसके बाद भी हमने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सीटें और आएंगी और सरकार हमारे नेतृत्व में बनेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जो कमियां रहेंगी तब विचार करेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड कि क्या करना है। चलिए, शिवसेना क्या सोच रही है, हमको इसके लिए सीधे मुंबई चलना होगा और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, ये सवाल तो वाकई हर जहन में होगा कि उद्धव ठाकरे लगातार एक बात कहते थे, लहर हमारे बगैर नहीं थी महाराष्ट्र में, हम ना होते तो लहर का कोई मतलब नहीं था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था बार बार। और हम देख रहे हैं कोंकण का इलाका हो, विदर्भ के इलाके में हम देख रहे हैं कि 12 सीट पर शिवसेना आगे चल रही है, कोंकण में तो 7 सीटों, ये अलग अलग हिस्सों में अगर हम देखें तो क्या ये शिवसेना अब पीछे खड़े होने की स्थिति में है बीजेपी के? ठीक है प्रसून, शिवसेना क्या सोच रही वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी नेताओं से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कह दिया है कि जो मैंडेट है वो साफ तौर पर नजर आता है कि शिवसेना बीजेपी को साथ आना चाहिए, और बीजेपी ये पहले से कह रही है कि शिवसेना उनकी नेचुरल अलायंस पार्टनर है। ऐसे में इस वक्त ओम माथुर, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े बीजेपी के दफ्तर में एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं कि आखिरकार अब आगे करना क्या है, क्योंकि बीजेपी का जो दावा था कि पूर्ण बहुमत उनको मिल पाएगा, उनको लगता है कि आज अभी तक के रुझान के आधार पर वो पूर्ण बहुमत तक पहुंचना उनको मुश्किल लग रहा है। ऐसे में अब शिवसेना से बातचीत शुरू करनी होगी, क्योंकि अगर वो एनसीपी का साथ लेते हैं तो वो अननेचुरल अलाई कहलाया जाएगा, नैसर्गिक नहीं होगा, नैसर्गिक न्याय नहीं होगा। ऐसे में उनका ये कहना है, नेताओं का ये मानना है, उनका ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर शिवसेना के नेताओं से मिलेंगे, यानी सीधे उद्धव ठाकरे से बातचीत उनको करनी पड़ेगी और उनको मिलने के लिए जाएंगे। दूसरी खबर हमारे पास ये आ रही है कि राजभवन इस पूरी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है और उम्मीद की जा रही है, राजभवन के सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास यह है कि बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, तो बजाय इसके गवर्नर इस बात का इंतजार करेंगे कि वो पूरी लिस्ट उनके हाथ में सौंपे 144 विधायकों की,
वो एक सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को न्योता देगी सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे। अब इसमें शिवसेना का सोचना बड़ा अहम रखता है। जो शिवसेना के लोगों से मेरी बात हुई है उससे साफ नजर आता है कि उनको उम्मीद है कि 80 के ऊपर शिवसेना जानी चाहिए, क्योंकि अगर 80 के ऊपर शिवसेना जाती है तो वो बीजेपी के कद के बराबर आकर कहीं ना कहीं पहुंचेगी और सीधे सीधे आंखों से आंखें मिलाकर बातचीत हो पाएगी। लेकिन अगर शिवसेना 70 के नीचे रहती है तो शिवसेना को दूसरे नंबर की पोजीशन माननी पड़ेगी, जो इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं थी। अब उद्धव ठाकरे पर सारी दारोमदार रहेगी कि क्या दूसरे नंबर की पोजीशन मान्य करके वो सरकार में जाए, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांगे, या सीधे ये कहे कि ठीक है हमारा झगड़ा चुनाव के पहले था, अब नेचुरल रिएक्शन के तौर पर हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर खलल काफी चल रही है शिवसेना में। कुछ नेताओं का कहना है कि भले कुछ भी हो जाए बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए और उनके साथ नहीं जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि शिवसेना 15 साल से सत्ता से बाहर है। ऐसे में अगर आपके पास इस तरीके का मैंडेट आता है तो बीजेपी को समर्थन देना अपना काम बनेगा, वरना जनता के सामने हम चेहरा लेकर नहीं जा पाएंगे। ये सीधा सीधा रहता है। बीजेपी की तरफ से रणनीति यह रहेगी सीधे कि राज्यपाल से आमंत्रण पत्र लेकर उसके बाद शिवसेना से बात करें ताकि दबाव बने, और ये बात कहीं ना कहीं कहने की कोशिश अब बीजेपी नेताओं से बार बार होती रहेगी कि नैसर्गिक न्याय मिला है और शिवसेना के साथ उनको बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन बातचीत अगर होगी तो फडणवीस और ओम माथुर सीधे उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। जी, हमारे साथ मजिद मेनन साहब भी जुड़ चुके हैं, एनसीपी के नेता। मजिद मेनन साहब, ये सवाल हर जहन में है कि पवार साहब चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे की बड़ी तारीफ किया करते थे, और संयोग ऐसा फंस गया है कि अगर शिवसेना और एनसीपी मिल जाए और कांग्रेस बाहर से समर्थन कर दे तो चीज़ें एकदम महाराष्ट्र में उलट जाएंगी। क्या ऐसा सोचा भी जा रहा है या सोच भी सकते हैं? नहीं, देखिए ये सब वाइल्ड स्पेकुलेशन है, और आप जो सोच रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। हमारा जहां तक के महाराष्ट्र के जनादेश की बात है, हमने इतनी एडवर्सिटीज़ में मोदी वेव कहिए या जो भी कहिए, उसके बावजूद भी हम आउटगोइंग असेंबली में 62 थे और हम उसके करीब ही रहेंगे। हमारी ये अपेक्षा है कि हम ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं उठाएंगे। शायद कुछ थोड़ा सा नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा हो, इसलिए कि वो 82 से नीचे आ रही है। अब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान आपस में जो रंजिश रही है वो हम सब देख रहे हैं, और अभी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर सरकार नहीं बना पाएगी। तो 2 घंटे बाद सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और ये आपका कहना कि शरद पवार उद्धव ठाकरे की बड़ी तारीफ कर रहे थे, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि मैं पवार साहब के साथ कैंपेन में रहा हूं, और उन्होंने जो आलोचनाएं और टिप्पणियां की हैं वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों के लिए की हैं, जिनको हम आइडियोलॉजिकली हमारे ओपोनेंट समझते हैं। आप आइडियोलॉजिकली नहीं मानते हैं शिवसेना आपके साथ आ सकती है, लेकिन सरकार बनाने के मद्देनजर आप इनकार कर रहे हैं। हम ये कह दें एनसीपी का इनकार, शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, ये सरकार बनाने की परिस्थिति तब होगी जब सब आंकड़े सामने आ जाएंगे, और उसके बाद हमारे नेता शरद पवार इस पर फैसला लेंगे। इसमें हमें कोई अधिकार नहीं कि हम इस पर कोई फैसला बताएं, मगर इतना ज़रूर है कि हमारी बेसिक जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें अगर जनादेश महाराष्ट्र की जनता का ये है कि हम विरोधी पक्ष में बैठे, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और बिल्कुल मजबूती के साथ हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे और एक मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए हम तैयार हैं। शहनवाज जी, आप लोग अपने बूते तो सरकार नहीं बना पाएंगे। जितने राउंड की काउंटिंग हो चली है उसमें जो हमारे पास अब जानकारी आ रही है उसमें बड़ा मुश्किल है आप अपने बूते 144-45 तक पहुंच पाए। किसी ना किसी का साथ चाहिए। अब आप एक कोई हेडलाइन तो दीजिए कि शिवसेना के साथ ही जाएंगे, कुछ कहिए तो ऐसा, या विपक्ष में बैठेंगे? प्रसून जी, मेरे साथ दुश्वारी ये है कि मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो जो अमित शाह जी कहेंगे, जो पार्टी कहेगी वही मुझे कहना है। मैं हेडलाइन ऐसे नहीं बना सकता। तो ये अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के बाद ही आपको हेडलाइन मिलेगी, और अगर कोई कह भी दे नेता आकर, उसको ज़्यादा हेडलाइन मत बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी में कोई टेलीविज़न पर कहकर चीज़ें तय नहीं हो रही, बल्कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सारे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो बैठ के इस परिस्थिति का विचार करेंगे।
ये सही है कि हमने वहाँ सेंचुरी बना ली है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी है और थोड़ा 10-20 सीटों का अभी कुछ कमी दिख रही है टैली में। फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे सरकार बनाना, इसके बारे में रणनीति पर विचार होगा। जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना अभी भी बीएमसी में हमारे साथ है, उनके मंत्री हमारे साथ मंत्रिमंडल में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभाओं में एक बात कही थी जिसको याद रखिए। उन्होंने कहा था मैं शिवसेना के खिलाफ नहीं बोलूँगा, हम लोग कांग्रेस एनसीपी से लड़े हैं, शिवसेना ज़रूर हमारे खिलाफ लड़ी है। इसलिए हम लोगों ने शिवसेना को लेकर वाणी संयम रखा, बहुत कठोर शब्दों का चयन हमारे शिवसेना के साथियों ने किया, लेकिन हमने शालीनता से उसका जवाब दिया। तो महाराष्ट्र की जनता ने इस वजह से हमें सबसे बड़ी पार्टी और करीब बहुमत के नज़दीक पहुंचा दिया है। इसलिए सारी परिस्थितियों का विचार होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और एक एक पहलू पर विचार करके निर्णय होगा। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि टैली थोड़ी और इम्प्रूव होगी। और एक बात आप याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक बात कही थी, बहुमत मिलने के बाद भी सबका सहयोग। तो अगर हमें पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र में मिल भी जाता, अगर 2-4 कम है वो अलग बात है, अगर मिल भी जाए तो सबका सहयोग लेकर काम करना, इस तरह की सोच की है भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी की सोच ऐसी है। आप जानते हैं हमारा नारा सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा महाराष्ट्र के लिए नहीं देश के लिए बना है। तो इसमें देखेंगे किसका साथ लेना है नहीं लेना है, लेकिन ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगा। शाहनवाज हुसैन से हेडलाइन आज आपको नहीं मिल पाएगी। तो क्या आप चाहेंगे कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप लोग को न्योता दे दे और कहें कि आप सरकार बनाइए और सदन के पटल पे अब बहुमत साबित कीजिएगा, लिख उख के देने की जरूरत नहीं है, आप ये भी चाहते हैं? नहीं पुन प्रसन्न जी, ये तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अगर राज्यपाल किसे मौका देंगे, सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी है ही, वो तो मौका बीजेपी को मिलेगा ही, इस पर कोई शक शुबा मत कीजिए। और जो नया अलायंस की बात हो रही है कि कोई अलायंस बन जाएगा, शिवसेना और कांग्रेस मिल जाएंगे, एनसीपी मिल जाएंगे, वो सब होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो सरकार में कुछ सीटें कम हो रही हैं उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करेगा कि हमें क्या निर्णय करना है। साहिल, आप बहुत घूमे हैं महाराष्ट्र में, जगह जगह पे गए, महाराष्ट्र का वोटर क्या सोचेगा? शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी हो जाएगी? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 16 सभाओं में सीधे निशाने पर लिया था प्रधानमंत्री मोदी को और बहुत कड़क मिजाज के साथ निशाने पर लिया था। अमित शाह को 18 रैलियों में निशाने पर लिया था। देखिए, काफी मुश्किल ये दौर होगा उद्धव ठाकरे के लिए। जितना उनको चुनाव लड़ना मुश्किल नहीं रहा होगा, उतना मुश्किल उनके लिए ये फैसला लेना कि क्या बीजेपी के साथ जाना है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये नजर आ रहा है कि शिवसेना बजाय इसके विरोधी पक्ष में बैठे बीजेपी के साथ सत्ता में जाना पसंद करेगी, क्योंकि 15 साल का वनवास भुगत चुके हैं। उनके मुताबिक शिवसेना के नेता ये बार बार कहते थे कि 15 साल का वनवास पूरा हो चुका है, अब सत्ता में जाने का मौका मिल रहा है तो जाना चाहिए करके। कई नेता ये सोचते हैं कि 15 साल हम विपक्ष में रह चुके हैं, अब अगर मौका मिलता है तो हमको जाना चाहिए। लेकिन बात यहां पर आकर अटकती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या शिवसेना बीजेपी, चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उनका मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, यह सबसे बड़ी बात रहेगी। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो खबर है उसके मुताबिक गवर्नर की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से पहले बीजेपी न्योता लेगी सबसे बड़े पार्टी होने के नाते, और उसके बाद शिवसेना से बातचीत करेगी, ताकि कम से कम इस बात का फैसला पहले से ही तय हो चुका हो कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा और उसके बाद आगे की बातचीत हो। और कोशिश उनकी यह रहेगी, जिस तरीके से उनकी कोशिश रही गठबंधन के समय पे और उन्होंने सारा ठिकरा शिवसेना पर फोड़ा, उसी तरीके से कोशिश उनकी यही रहेगी कि सरकार बनाने के लिए हमने शिवसेना के पास गए थे, शिवसेना साथ में नहीं आई, इसलिए हमको बाकी लोगों से बातचीत करनी पड़ी। यही कोशिश उनकी रहेगी और ऐसे में शिवसेना को जल्द से जल्द इसके बारे में फैसला लेना होगा। और शिवसेना में फैसला केवल उद्धव ठाकरे ले पाएंगे और उन्हीं को यह फैसला लेकर बताना होगा कि क्या वो बीजेपी के साथ सत्ता में जाकर बैठने को तैयार है या नहीं। राशिद अलवी साहब,
कांग्रेस के लिए मंथन का वक्त है, क्योंकि आपके हेडक्वार्टर में आवाज उठ रही है प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ। देखिए, वर्कर्स की अपनी अपनी भावनाएं हो सकती हैं। जो नतीजे आ रहे हैं जनता का फैसला है। आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल और नेताओं की हैसियत कम होती है, जनता की हैसियत ज़्यादा होती है। जनता का जो फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं। जनता ने एक फैसला हरियाणा और महाराष्ट्र में दिया है। 15 साल और 10 साल हमारी सरकारें थीं, एंटी इनकम्बेंसी थी। आज ये कहना कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, इसका वक्त नहीं है। आज वक्त है कि जनता का जो फैसला है हम उसकी इज्जत करते हैं, और यकीनन जो नतीजे आए हैं उसके हमारी कमियां रही होंगी, बहुत सारे कारण रहे होंगे, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है। और उन्हीं कारणों की वजह से आज हमें ये नतीजा देखना पड़ रहा है। इसके ऊपर यकीनन आपने जो कहा कि मंथन होगा, विचार होगा कि कैसे जनता को साथ लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज अभी तक महाराष्ट्र के अंदर किसी भी दल का मेजॉरिटी नहीं आई है। हरियाणा में भी अभी गुंजाइश बाकी है, लेकिन मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता प्रसून जी। मैं जनता के फैसले का सम्मान करता हूं। जो भी फैसला है लोकतंत्र इससे मजबूत होगा, और मैं कहूंगा ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के हक में कम है, हमारे खिलाफ ज़्यादा है। तो अब आप एक जानकारी दीजिए कि क्या किसी भी हालत में आप शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, ये तो एक ऐसी बात आपने पूछी जो असंभव बात है। शिवसेना के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी कैसे जा सकती? हमने कभी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया है। ये तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी है कि सत्ता के लिए एक दूसरे से अलहदा हो गए, आज फिर एक दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ जाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती है। शाहनवाज जी, संकेत बहुत साफ हैं, जिसका जिक्र आप शाहनवाज जी कर रहे थे कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट गया है, एनसीपी के खिलाफ मैंडेट गया है, और कांग्रेस एनसीपी को जोड़ भी दीजिए तो बहुत दूर है, लेकिन आपको और शिवसेना को जोड़ दिया जाए तो सरकार बनेगी। क्या संसदीय बोर्ड की बैठक में उन फार्मूलों पर भी बात होगी जिससे उद्धव ठाकरे मान जाएं? देखिए पुनप्रसन जी, एक तो अलवी साहब से आपने बहुत मुश्किल सवाल आज के दिन पूछा, और जब आप पैनल पे बैठते हैं तो हर पार्टी का प्रवक्ता सोचता है कि पुनप्रसन वाजपेयी जी को सोच समझ के जवाब देना है। तो आपने बड़ा कठिन सवाल उनसे पूछ लिया। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो बीजेपी के हसद में, बीजेपी के जलन में कहीं भी कूद सकती है जाके। तो वो एक आइडियोलॉजी पे रहते हैं कि नहीं साहब, हम सांप्रदायिक ताकतों से और इस तरह की बातें वो बोलते रहते हैं। दुश्वारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए 2 विधानसभा के चुनाव हुए, 4 से 46 हुए हैं, 4 से 49 पहुंचे हरियाणा में, और 46 से सेंचुरी मार लिए महाराष्ट्र में। तो बड़ी जीत है। अगर अलवी साहब कह रहे नहीं हमारी उनकी हार है और बीजेपी की जीत नहीं है, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस को ये चिंतन करना चाहिए कि जो पहले दिन से हमलावर रहे बीजेपी पर, उससे जनता बड़ी नाराज होती है। सच्चाई के खिलाफ जब आप खड़े होंगे तो जनता नाराज होती है। तो हमारे लिए दुश्वारी ये है कि आज बीजेपी जो 46 सीटें वहाँ थी उससे अभी आपके स्क्रीन पे 111 से ज़्यादा दिखा रहे हैं, और हरियाणा में भी जहाँ हम 4 थे वहाँ से आप 46 हमें दिखा रहे हैं। तो ये बीजेपी की जीत नहीं है तो किसकी जीत है? और जहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है, सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, उसमें थोड़ा विचार विमर्श करेंगे कि कैसे सरकार बनाना है। लेकिन जनता का मैंडेट है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि 25 साल तक शिवसेना के साथ रहे, पहली बार अकेले लड़े, उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को भी या हमारे जितने विरोध पक्ष के लोग आते थे वो बीजेपी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे। आज बीजेपी ने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी
को लोग देश में चाहते हैं और नरेंद्र मोदी की पार्टी को प्रदेश में भी चाहते हैं।